आज का ये एपिसोड है राजनीति के ऊपर कि अब तक की जो राजनीति है उसमें क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, उनके आधार क्या रहे हैं, कारण क्या रहे हैं, उस पर चर्चा करने का। और उसके परिणाम तो हमारे सामने हैं ही। परिणाम क्या है कि 90% से ज़्यादा आबादी गरीबी मुफलिसी में जीती है। 50% से ज़्यादा आबादी का तो खाना सुनिश्चित नहीं है अगर सरकार ना दे तो, है ना। डोनेशन वगैरह जो फ्री का खाना वगैरह देती है वो ना दे अगर सरकार, और वो कितना खाना देती है वो आप समझ ही सकते हो कि एक आदमी को जितनी कैलोरी चाहिए होती हैं, जितना प्रोटीन, जितना विटामिन, वो उसके लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं होता। बस खाना और जीना जैसा रह जाता है जैसे तैसे कर। तो परिणाम हमारे सामने है। अब आज की राजनीति को, आज तक की राजनीति को समझते हैं कि ये है क्या चीज, क्या सोचते थे आज तक के लोग राजनीति के बारे में। वो लोग जिन्होंने राजनीति का निर्माण किया, तो वो लोग जो सोचते रहे होंगे उसी आधार से उन्होंने इन सारी चीजों की परिभाषाएं, सब चीजों का ऐसे निर्माण किया होगा। और परिणाम हमारे सामने है कि वो पर्याप्त नहीं है लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। अब तक की जो राजनीति है वो क्या है, उसमें क्या होता है कि एक तो सत्ता किसके पास जाएगी, इसका मतलब है कि सत्ता के लिए भी वहां कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो सबसे योग्य व्यक्ति है सत्ता के लिए उसे बिठा दें। अभी तक की इस प्रकार की प्रक्रिया रही है। पहले राजाओं के समय राजा एक दूसरे को हराते थे, मारते थे, तब सत्ता परिवर्तन होता था। या राजा का बेटा, जब राजा बूढ़ा राजा मर जाता था तो जो उसका राजकुमार होता था तब सत्ता परिवर्तन होता था। और अगर उस राजा के कई बेटे हैं तो कई बार उनमें मारकाट मचती थी। अशोक के समय देखे हैं और भी औरंगजेब के समय देखे हैं, है ना। ये देखते जाना, क्योंकि मैं आपको पहले आधार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तक राजनीति का जो आधार रहा है वो क्या रहा है। क्योंकि राजनीति के आधार में लोग कैसे हैं, इस बात को आधार बनाकर ही कोई राजनीति बनाई जाती है। क्योंकि राजनीति लोगों के लिए ही है ना। अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो भी लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लोग क्या हैं, तो कैसे कंट्रोल करोगे तो ये मालूम चलेगा। और अगर लोगों के फायदे के लिए भी करना है तो भी ये बात जानना जरूरी है कि लोग कैसे हैं। तो चाहे लोगों को कंट्रोल करके रखना है और चाहे लोगों के फायदे के लिए करना है, दोनों में एक बात कॉमन है कि लोगों के बारे में जानना अति आवश्यक है कि लोग हैं कैसे। तभी तो उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, या तभी उन्हें बाध्य भी कर सकते हो, या तभी उनके हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। आपको कुछ भी करना होगा तो उसके बारे में, लोगों के बारे में जानना जरूरी है। और लोगों के बारे में जानना जरूरी है मतलब दर्शन। दर्शन में यही जाना जाता है कि लोग क्या हैं, कैसे हैं, कैसे व्यवहारित होते हैं, क्यों वैसे ही व्यवहारित होते हैं। अभी राजनीति के प्रमुख तत्व तो ये बता रहे हैं क्या है। जैसे सत्ता है, तो सत्ता प्राप्त करना राजनीति का प्रमुख तत्व है। फिर शासन है, शासन में क्या होता है कि नियम बनाना और उन्हें लागू करना। फिर संघर्ष और सहयोग। अब वो जो आप नियम बनाओगे वो कुछ लोगों के विपरीत होंगे, कुछ लोगों के अनुकूल होंगे। जिन लोगों के अनुकूल होंगे उनके साथ सहयोग, और जिन लोगों के प्रतिकूल होंगे उनके साथ संघर्ष। उसे कैसे मेंटेन करना है, तो ये संघर्ष और सहयोग यानी कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। मतलब अभी तक ऐसी राजनीति नहीं बन पाई है जो केवल और केवल कोऑपरेशन में हो, कन्फ्लिक्ट में ना जाए। कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन अभी तक दोनों होते हैं। न्याय और समानता माने समाज में संसाधनों और अधिकारों का निष्पक्ष वितरण, जो आज तक कभी हुआ नहीं। ठीक। राजनीति के स्तर, लोकल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो आप सब समझते ही हैं। अब राजनीति के उद्देश्य यहाँ देखो, अब तक के उद्देश्य क्या रहे, है ना। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना क्या रहा, माने येन केन प्रकार, चाहे लोगों को दबा के शांति बनाओ, ऊपर जो है सहयोग करके या संघर्ष करके लोगों को दबा के। मतलब राजनीति का उद्देश्य अब तक का ये नहीं रहा कि जैसे लोग हैं उनके हिसाब से राजनीति बनाओ, ये नहीं रहा।
क्या रहा? समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जैसे भी बनती हो। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। अब अधिकार भी इन्होंने ही खुद निर्धारित कर दिए, जैसे लोग हैं उन्हें क्या अधिकार चाहिए, इस बात का कोई अध्ययन हुआ नहीं आज तक कि लोग क्या चाहते हैं। इसका अध्ययन कभी हुआ नहीं ढंग से। तो अधिकारों का रक्षा, जैसे भाई हर आदमी बोल सकता है, हर आदमी ऐसे ऐसे जी सकता है, हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से जी सकता है, और इस तरह के अधिकारों के उनके वो बना दिया जो कुछ है, और वो कर रहे हैं। सबको रोजगार पाने का अधिकार है, भले ही रोजगार थोड़े से पैदा कर पा रही है सरकार। जब रोजगार ही थोड़े से, तो सबको पाने का अधिकार कहाँ से होगा? वो तो गिनती के लोगों को ही मिलेगा। इस तरह के अधिकारों का निर्णय भी ऐसा कर रखा है कि वो कभी हो नहीं रहा है। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। और आर्थिक सामाजिक विकास मतलब जिनका विकास हो रहा है उन्हीं का और ज्यादा होना, जिनका नहीं हो रहा है उनका बहुत कम होना या वो भी नहीं होना। आर्थिक विकास मतलब जो हम देख ही रहे हैं, परिणाम हमारे सामने है कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब की और हालत खराब होती जाती है। फिर संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। और न्याय क्या है इनका? मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार कि जो काम करने वाले ज्यादा लोग हैं उन्हें कम संसाधन देना, और जो काम करने वाले कम लोग हैं उन्हें ज्यादा संसाधन देना। ये है इनका न्याय। इसे ये न्याय बोलते हैं। मतलब जैसे सफाई कर्मचारी, बहुत सारे लोग हैं जो सफाई कर्मचारी हो सकते हैं, काम तो सफाई का भी बहुत कम ही है, मतलब वो जॉब भी कम लोगों को ही मिलती है। लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए तो कोई पढ़ना है, लिखना है, डेवलप होना है, और सबकी जरूरत है नहीं है, तो इसलिए उनकी संख्या ज्यादा है। आदमी की पोस्ट निकालो तो वहाँ सैकड़ों, हजारों और लाखों खड़े हो जाते हैं, है ना? तो कह रहे हैं चूंकि तुम लाखों खड़े हो सफाई करने के लिए, तो तुम्हारी तनख्वाह होगी भाई 10,000, 5,000, या सरकारी में बोलो तो 20,000, 25,000। और मैनेजर की 5 पोस्ट निकालो तो वहां 5,000, 20, 50,000 लोग नहीं आते, थोड़े लोग आते हैं, कम कंपटीशन है वहां पे। तो चूंकि मैनेजर की एजुकेशन वगैरह वगैरह लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए, वो थोड़े लोगों के पास ही होता है, तो वही लोग करते हैं। तो क्योंकि इनको ज्यादा तनख्वाह देंगे क्योंकि ये काम करने वाले कम है। मतलब ये इसको न्याय बोल रहे हैं। क्या ये न्याय हो सकता है? आप खुद ही सोचो। राजनीति में न्याय किसको कह रहे हैं? कि अगर गेहूं ज्यादा पैदा हो गया है तो वो ऐसे ही 2 रुपए किलो में जाएगा, और अगर मूली कम पैदा हुई है तो वो 200 रुपए किलो जाएगी, या टमाटर कम पैदा हुआ है तो वो 200 रुपए किलो जाएगा। ये इसको न्याय बोलते हैं। और वही परिभाषा आदमी के ऊपर भी है। जो काम करने वाले लोग ज्यादा हैं उनकी तनख्वाह कम, जो काम करने वाले लोग कम संख्या में उनकी तनख्वाह ज्यादा। ये अब तक का न्याय रहा है, और इसी को सुनिश्चित करना राजनीति का उद्देश्य रहा है। तो ये 4 उद्देश्य इन्होंने बताए। निष्कर्ष क्या हो गया कि राजनीति सिर्फ चुनाव या सरकार तक सीमित नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, जहां लोग अपने हितों के लिए सामूहिक निर्णय लेते हैं। लोग हितों के लिए, अब ये कह रहे हैं लोग लेते हैं, जबकि सारे लोग तो लेते नहीं, वो तो कुछ लोग बैठे हैं वहां पे, वो निर्णय करते हैं। ऐसा ही क्यों रहा है ना? इसका भी कारण होगा ना कि लोगों ने राजनीति में इस तरह के उद्देश्य रखे और इस तरह का राजनीति का खाका बनाया। क्यों बनाया ऐसा? क्यों ये अन्यायकारी नियम को ही न्यायकारी ऐसा बोलने लगे? किस कारण से? इसका भी कोई आधार होगा। वो आधार है दर्शन में। तो मैंने पूछा कि भाई अब तक का जो दर्शन है दुनिया का, पूरी का, पश्चिम उत्तर सब, पश्चिम और पूर्व जितना भी है, तो क्या सोच के उन्होंने ऐसे ऐसे राजनीति को बनाया? तो अब ये बता रहा है डीप सीक, कह रहा है कि दर्शन शास्त्र सदियों से मनुष्य की प्रकृति, अस्तित्व और उसके सार, मतलब एसेंस के वो है क्या चीज, को समझने का प्रयास करता रहा है।
विभिन्न दार्शनिक परंपराओं ने इसे अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। अब आइए उसे देखते हैं कि इन सब ने अलग अलग क्या बोला। तो अब आपको इससे समझ आएगा कि दार्शनिक आदमी को क्या समझते रहे। आदमी मतलब है क्या चीज। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने दिया है प्राचीन यूनानी दर्शन, पश्चिम के जो है सुकरात। सुकरात कहता है कि मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है ना, बस कि तर्कशील प्राणी है, कि ये तर्क करता है, जबकि ऐसा करके है नहीं है। कितने सारे लोग तो तर्क भी करते हैं, कितने सारे लोग तर्क करते हैं लेकिन उसके हिसाब से चलते नहीं है ना। फिर उसके लिए क्या करें, उसके लिए जानने और स्वयं को जानने की प्रक्रिया ही मनुष्य का सार है। मतलब वो कह रहे हैं कि खुद को जानना, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना ही सार है। बाकी सब कम कम सार है या निस्सार है, मीनिंगलेस है। ऐसा सुकरात का कहना था। सुकरात क्या कह रहे हैं कि स्वयं को जानना ही प्रमुख जीवन का उद्देश्य है, कि मैं कौन हूं, क्या हूं, वगैरह वगैरह अपने बारे में जानना ही जीवन का सार है। ऐसा सुकरात का कहना है। कि मतलब बाकी चीजें तो काम की हूं, बस खाना मिल जाए, नहीं भी मिले तो पत्तियों से काम चल जाएगा टाइप का, ऐसा जैसा साधु वाधु सब सोचते रहते हैं। फिर अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल बोलते हैं, वो इन्हीं का शिष्य है। वो क्या कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। समाज में रहकर, और ये इनकी भी पूर्णता का मतलब वही स्वयं को जानना। स्वयं को जानने से ही पूर्ण हो सकते हैं। माने इस पर इनका किसी का ध्यान ही नहीं है कि भाई जिन जो चीजें से बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, बढ़िया वो सब चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं है। वो उद्देश्य ही नहीं रहा दर्शन में। आगे देखो प्लूटो क्या बोलते हैं, वो भी इन्हीं की परंपरा से, मनुष्य का सच्चा स्वरूप उसकी आत्मा है जो शरीर से परे है। शरीर को इन्होंने भी इग्नोर मार दिया। बोले शरीर कोई प्रमुख चीज नहीं है, कोई आत्मा है जो शरीर से परे है, वो उसका सच्चा स्वरूप है। ये इसका झूठा स्वरूप है जो शरीर दिखाई देता है। ये प्लूटो का कहना था। अब आधुनिक दर्शन में भी देख लो, आधुनिक दर्शन में देखो कि कुछ बदलाव बदलाव हुआ या वो भी वही गीत गा रहे हैं पुराना। रेने डेकार्ट, जो वो कहते हैं कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई क्योंकि मैं सोचता हूं तो मैं हूं। इसका मतलब हुआ जो प्राणी नहीं सोचते वो नहीं है। सोचिए जरा, उनको ये बात इतनी सी समझ में नहीं आई कि इतनी दुनिया में इतने सारे दूसरे जीव जंतु हैं जो सोचते वोचते नहीं है, तो मतलब वो नहीं है। और ये इसीलिए है क्योंकि ये सोचते हैं। अब छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है वो सोचता नहीं है, मतलब वो नहीं है। नहीं भाई, वो है। पर अब इनका भी नाम दर्शन में आता है। फिर वो कहते हैं, रेने डेकार्ट ही बोलते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी चेतना माने कॉन्शियसनेस और विवेक से है। चलो इतनी बात ठीक है कि मनुष्य दूसरे जीवों से इस मामले में भिन्न है कि इसमें सोचने की प्रक्रिया है अच्छे खासे लेवल की, और ये सही गलत को भी समझता, माने उसको विवेक बोलते हैं कि सही और गलत है, तो वो विवेक हो गया। ठीक। इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, जो कांट हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, मनुष्य नैतिकता का प्राणी है। क्या बताइए, सारी दुनिया के लोग बोलते हैं कि मनुष्य नैतिकता निभाता नहीं, कोई कोई आदमी नैतिकता निभाता है।
और वो कह रहे हैं कि मनुष्य एक नैतिकता का प्राणी है। और नैतिकता माने नीति अनुसार के ये करो ये नहीं करो, इसे नैतिकता बोलते हैं। झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, डाका नहीं डालो, धोखा नहीं दो, है ना, किसी दूसरे का बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, इसे नैतिकता बोलते हैं। या इनका अच्छा करो, सहयोग करो, हेल्प करो दूसरों की, इसे नैतिकता कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य नैतिक प्राणी है, जबकि ऐसा नहीं दिखता है। मिक्स है, कहीं कहीं दिखता है कि लोग ऐसा करते हैं, कहीं कहीं उल्टा भी दिखता है कि लोग दूसरों का नुकसान भी करते हैं। तो लेकिन इन्हें ऐसा समझ में आया, रहने डेकार्ट, रहने ये कांट को, इमैनुअल कांट को। फिर क्या कह रहे हैं, जो कर्तव्य के आधार पर निर्णय लेता है। कितने लोग हैं दुनिया में जो अपने ऐसे जो कर्तव्य निश्चित किए गए उनके हिसाब से चलते हैं। मिक्स दिखेंगे, कुछ लोग चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं टाइप का, पर इनका ऐसा कहना था। फिर एक नीत्शे हुए, फ्राइडरिच नीत्शे उनका पूरा नाम। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य एक पुल है पशु और अति मनुष्य के बीच। वो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है अति मनुष्य बनना। अति मतलब वो अभी एक बीच के प्रोसेस में है। जैसे वो होता है ना, भाई म्यूटेशन होता है कि जो पहले जो दूसरे जीव थे, दूसरे जानवर थे, उनसे धीरे धीरे म्यूटेशन होके, विकास होके, जो लेमार्क बोलते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन होके हम एक आदमी बने हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि अभी और ऐसे जिसकी इंद्रियां अति हो जाएंगी, माने उसे बहुत दूर तक दिखाई पड़ेगा, बहुत दूर का सुन लेगा, है ना, अतीन्द्रिय टाइप का हो जाएगा, बहुत दूर से सूंघ लेगा, बहुत दूर से टेस्ट आ जाएगा बिना टच करे, सिद्धियों टाइप का, जो आप साधुओं से सुनते हैं कि भाई इसमें सिद्धियां आ जाएंगी, आकाश में उड़ेगा ऐसे ही बिना किसी यंत्र के, आंख बंद करके कहीं का भी देखना चाहेगा देख लेगा टाइप का, अतीन्द्रिय ज्ञान जिसे बोलते हैं, अति मनुष्य। उनका ऐसा कहना था नीत्शे का कि अभी मनुष्य इन बिटवीन है, पशु और अति मानव के बीच में। तो इसका अति मानव बनना जीवन का उद्देश्य है। बताओ, मतलब अभी तो जीवन ढंग से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इनका ऐसा कहना है ना। तो ये थोड़ा सोचने समझने की बात है कि ये क्या क्या कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे, वह परंपराओं को तोड़कर अपनी इच्छा शक्ति से महान बन सकता है। महान मतलब अति मनुष्य बन सकता है अपनी विल पावर से। माने आपने अभी तक देखा होगा कि इनमें से एक भी नहीं कह रहा है कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, एंजॉय करना है, मजे करना है। इनको आदमी और जीव दिखे ही नहीं कि वो दैनंदिन सुख सुविधाओं के लिए सारा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। इनको ये दिखा ही नहीं, ये बात। फिर जयपाल सात्र हुए हैं, अस्तित्ववाद उन्होंने दिया है। वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की कोई पूर्व निर्धारित परिभाषा नहीं है। वो किसी परिभाषा पर पहुंच ही नहीं पाए कि भाई मनुष्य आखिर है क्या चीज। इसके ऊपर के लोग कहीं ना कहीं पहुंच रहे थे और सब गलत पहुंच रहे हैं, ये हम अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि सब लोग एक गलत निर्णय पर पहुंच रहे हैं आदमी के बारे में, या बोले तो स्वयं के बारे में, क्योंकि वो खुद भी एक मनुष्य थे, है ना। कोई कह रहा है कि नैतिक प्राणी है, कोई कह रहा है कि राजनीतिक प्राणी है, कोई कह रहा है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, है ना? अब देखो, पुराने फिलोसोफर्स का ये हाल है, तो उसी फिलोसॉफी के आधार से तो राजनीतिक वाले लोगों ने राजनीति का निर्माण किया कि भाई अच्छा अच्छा आदमी ऐसा है जिसने इस बात को माना कि भाई आदमी एक एक नैतिक प्राणी है ना, जो कांट बोल रहे हैं कि
कि आदमी एक नैतिक प्राणी है। तो उनने जो है नैतिकता से भरी राजनीति बना दी कि भाई राजनीति मतलब ये बता दो कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये सही है और ये गलत है। गलत करोगे तो सजा होगी, सही करोगे तो बढ़िया से जियोगे या उसके लिए पुरस्कार भी मिल जाएगा, है ना। पाल सात्र कह रहा है कि मनुष्य की कोई पूर्व निर्धारित परिभाषा नहीं है, वह जो करता है वही बन जाता है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है। माने मनुष्य के बारे में नहीं पता भाई, तो अब अगर इनके हिसाब से नीति बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि अब हमें मनुष्य को जो बनाना है उस हिसाब से, मतलब मनुष्य है नहीं है, जन्म से उसका कोई फ्रेम नहीं है, उसे आप जो बना दोगे, जो संस्कार आदि दे दोगे, वो ऐसा बन जाएगा अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो। अब ये तो रहा पाश्चात्य दर्शन, अब थोड़ा भारतीय दर्शन को भी देख लो। तो भारतीय दर्शन में क्या कह रहा है, मतलब पाश्चात्य दर्शन में आप समझ सकोगे कि वो आदमी को ढंग से जान नहीं पाए, पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे हैं, या उनकी बातें आंशिक सही है। भारतीय दर्शन में वैदिक एवं उपनिषदिक दृष्टि, जो भारत में वेद और उपनिषद क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि में आदमी क्या है, देखो वो आत्मा है, तत्वमसि, तू वही है। मनुष्य की आत्मा ब्रह्म का अंश है। इससे क्या समझ में आता है, ये तो फिर सवाल उठ जाएगा, अच्छा तो फिर ब्रह्म क्या है भाई। जैसे हम कहते हैं कि ये लकड़ी एक वृक्ष का अंश है, इससे तो कुछ मालूम चला नहीं। अब लकड़ी क्या है ये जानने के लिए हमें वृक्ष को जानना पड़ेगा कि भाई वृक्ष क्या है, तब पता चलेगा अच्छा अच्छा लकड़ी ये है। तो कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो एक ब्रह्म का अंश है। अच्छा तो फिर ब्रह्म के बारे में जानना चाहिए। अब ब्रह्म क्या है वो कोई भी ढंग से समझा नहीं पाए। ब्रह्म बस वो जिसने ये दुनिया बनाई या जो मूल तत्व है वगैरह वगैरह, कोई उसको कह रहा है निराकार है, कोई कह रहा है कि वो तर्क से परे है, कोई कह रहा है कि जानने से परे है, इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है। मतलब उसके बारे में कुछ समझे नहीं। हम कौन है कि उसके अंश हैं, इतना ही समझ में आ रहा है। हम कौन है इसे सीधे बता नहीं पा रहे कि हम क्या है, ताकि उससे अंदाजा लगा लें कि अच्छा ब्रह्म फिर ऐसा रहा होगा। अगर लकड़ी को ढंग से समझ लें और वृक्ष हमारे सामने नहीं भी हो तो हम समझ लेंगे कि अच्छा वृक्ष ऐसा रहा होगा, क्योंकि ब्रह्म तो सामने आ नहीं रहा है कि भाई उसको समझ लें कि अच्छा ये कौन है। तो कोई एक को समझ के दूसरे को समझेंगे, तो खुद को क्यों नहीं समझ ले रहे हो, खुद ही को समझो ना, फिर तुम कौन हो, तुम तो हो ना तुम्हारे सामने। अच्छा बस इतना ही है। फिर उसमें कर्म का सिद्धांत दे दिया कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है और मोक्ष ही उसका लक्ष्य है। फिर तो मतलब ब्रह्म भी अपने कर्मों से बंधा हुआ होगा, नहीं उसे बोलते हैं कि नहीं वो बंधा हुआ नहीं है, फिर हम उसके अंश कैसे हो गए, है ना। कितना घालमेल रहता है उनकी बातों में। जब उनसे पूछा कि आदमी कौन है, बोले ब्रह्म का अंश। फिर और पूछा कि अच्छा और कुछ बताओ आदमी के बारे में, बोले ये कर्मों से बंधा हुआ है। अच्छा तो फिर ब्रह्म भी बंधा हुआ होगा, तो मौन हो गए। या बोले कि नहीं नहीं वो अपने किसी कर्म से बंधा हुआ नहीं रहता है। जब वो बंधा हुआ नहीं रहता और हम उसके अंश हैं, तो हम कैसे बंधे हुए हो गए, इसमें कहाँ लॉजिक निकलता है। ठीक, तो ये रही वैदिक और उपनिषद की दृष्टि। फिर योग की दृष्टि है, पतंजलि ने जो योग दर्शन दिया है उनकी क्या दृष्टि है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप पुरुष है। पुरुष माने चेतन, जैसे आप बोलते हो मैं, या कॉन्शियस बोलो अंग्रेजी, जो प्रकृति से अलग है। मतलब कोई आत्मा टाइप की बात, कि कोई आत्मा से अलग एक तत्व है पुरुष, है ना, पुरुष प्रकृति। दो अलग अलग कोई तत्व हैं जिसमें से हम पुरुष हैं। मतलब इससे भी नहीं पता चलता कि हम इसका क्या करें। जब हम पुरुष हैं तो हम तो प्रकृति के लिए कुछ करेंगे नहीं भाई, हम क्यों खाना पीना एंजॉय ये सब करेंगे, है ना, वो बात ही खत्म हो गई। अब देखते जाइएगा कि इन दर्शनों को जो लोग मानने वाले रहे हों, और कोई ना कोई दर्शन को तो हर आदमी मानता ही होगा,
उसी आधार पे ना वो सोचेगा, राजनीति के लिए भी, कर्म नीति के लिए भी, परिवार नीति के लिए भी, शिक्षा नीति में, हर नीति के लिए हमारे पास जो आधार है सोचने का, उसी आधार से सोचेंगे ना। अब जैसे कोई मुस्लिम आदमी है जो कुरान को मानता है, तो वो कुछ भी सोचेगा, उसको बोलो कि अच्छा परिवार कैसा होना चाहिए, तो तुरंत कुरान उसके अंदर घूमने लगेगी कि कुरान में परिवार के बारे में क्या बातें कही है, वो उस हिसाब से सोचने लगेगा कि ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसा जैसा वहां कहा गया होगा कि बच्चों को संस्कारी होना चाहिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए, भले ही बड़े बूढ़े कम बुद्धिमान हो। ऐसी ऐसी बातें हो, वो ऐसा सोचने लगेगा। और ऐसा ही अपने परिवार को और जिनको भी उसे उपदेश आदि देने का मौका मिलेगा, इसी तरह का उपदेश वो दूसरे लोगों को देगा। मतलब ये नीति बन जाएगी, परिवार नीति ऐसी हो जाएगी, वही राजनीति ऐसी हो जाएगी, क्योंकि राजा भी तो कोई दर्शन को दिमाग में रखता ही होगा, अगर उसने अपना नया दर्शन नहीं बनाया तो इन्हीं में से किसी न किसी दर्शन से प्रभावित होगा, और इन्हीं दर्शनों से प्रभावित होके उसी के हिसाब से ये उल जलूल टाइप की राजनीति और हर एक तरह की नीति वो बनाएगा या बनाने का प्रयास करेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं? फिर बौद्ध दर्शन है जो बुद्धा ने दिया, वो क्या कहता है कि वो कहता है कि मनुष्य का कोई स्थायी स्वयं, जिससे आप चेतन बोल रहे हैं, वो प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति का ही हिस्सा है। अच्छी बात है, प्रकृति का ही हिस्सा है, माने यहाँ प्रकृति पुरुष दो नहीं है, प्रकृति ही है, उसी में मैं पैदा हो जाता है और ये लगातार बना रहता है जब तक बॉडी जीवित है। बॉडी मरी तो ये मर गया, बात भी सही है वैज्ञानिकता के हिसाब से। लेकिन काम उन्होंने भी वही की कि उसको साधना करवाई इस बात को जानने के लिए, और दिन में एक बार भोजन की बात करी, जो मिल जाए उसी में खुश रहो टाइप की ऐसी ऐसी बातें करी। ये नहीं देखा कि जब ये प्रकृति ही है तो अब ये एंजॉय करने की इसकी इच्छा हो रही है, इसमें जो मैं पैदा हो गया है तो उसको पूरा करें ना। कह रहे हैं कि ना पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही पैदा हो गया, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे सब क्षणिक है, क्योंकि क्षण क्षण हो रहा है भाई, हर घटना क्षण क्षण घट रही है, क्षणिक है। क्षणिक है मतलब मूल्यवान नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसे होता रहता है, यानी इग्नोर करो इसको। फिर कह रहा है दुख का कारण तृष्णा और निर्वाण। दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा क्या? ये जो हम एंजॉय करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, ये है तृष्णा, और यही दुख का कारण है। फिर कह रहे हैं निर्वाण। निर्वाण मतलब क्या कह रहे हैं? कि जब ये तृष्णा आपके अंदर से बंद हो जाए, सुखी होने की जो इच्छा है आपके अंदर वो बंद हो जाए, मंद पड़ जाए, कमजोर हो जाए, मंद पड़ जाए या बंद ये हो जाए, तो हो गया निर्वाण। ये है बुद्ध का दर्शन। अब बताओ, ये इसमें कहीं भी ऐसी बात आ रही है कि हमें मनुष्य को सुखी रखना है? एक भी दर्शन में आ रही हो ऐसी बात कहीं पर भी? फिर चारवाक दर्शन है क्या आगे, जो भौतिकवाद का है। इनकी कोई किताब वगैरह मिलती नहीं है, पर इनकी आलोचना में जो कोई दो चार सेंटेंस कहीं मिलते हैं उसके आधार पे ये बता रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो, मनुष्य सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। उनका कहना था कि ये जो भी यही है, और भाई सुख से जियो जब तक जीना है। केवल वो आदमी है जो सुख की बात कर रहा है, लेकिन उसका कोई ग्रंथ नहीं है कि उसने और क्या क्या बात की। और इसको आज के दर्शनों में खराब दर्शन करके समझा जाता है। ठीक। फिर अब है मॉडर्न फिलोसॉफी, मतलब अब आजकल के लोग क्या सोचते हैं, तो थे थोड़े पुराने पुराने, ये भारतीय दर्शन की बात है इसमें, भारतीय और दूसरे भी इसमें। जैसे मार्क्सवाद है, मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि मनुष्य अपने सामाजिक आर्थिक संबंधों से परिभाषित होता है। मतलब इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पैदाइशी मनुष्य है क्या चीज। ये कह रहे हैं कि बाद में आर्थिक और सामाजिक आधार पर परिभाषित होता है, बाद में होता है, मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा तब अब परिभाषित होगा कि भैया ये क्या है टाइप का। वो
ऐसा करके नहीं समझ रहे कि जब वो बच्चा है, छोटा है, तब भी वो कोई फ्रेम रखता है, तब भी वो कोई मनुष्य है, तब भी वो कुछ चाहता है, व्यवहार करता है ना, उससे नहीं समझ रहे हैं। फ्राइड क्या कह रहे हैं, जो साइको एनालिसिस है उनका, वो कह रहे हैं कि मनुष्य का व्यवहार उसके अचेतन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब हम जो हैं हमारे अनकॉन्शियस के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो मतलब इसको ये बुरे रूप में लेके चल रहे हैं कि इसके अनकॉन्शियस को ठीक करो, आदतें इसकी ठीक करो। अनकॉन्शियस मतलब जो हमें आदत हो जाती हैं, जो हमारे अंदर से आवेग उठते हैं, चाहे वो सेक्स के आवेग उठे, भूख के आवेग उठे, कोई भी चीज के आवेग उठे, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब समझ में नहीं आता, ऐसा करके क्या अंदर से कुछ इस तरह का उठता रहता है। फिर एक नारीवादी कोई दर्शन भी हुआ है, कुछ नारियां हुई हैं जिन्होंने इस तरह का एक फेमिनिज्म दिया है कि मनुष्य की परिभाषा में लिंग की भूमिका को चुनौती दी गई है। हालांकि पहले के दर्शनों में दोनों को लिया गया है, और स्त्री पुरुष करके नहीं है, वह मनुष्य करके है। मनुष्य मतलब दो स्त्री पुरुष और ट्रांसजेंडर जो होते हैं सब मिला के। हाँ, विकास, दिव्य विकास कीर्ति सर जो है, उन्होंने पूरा दर्शन, क्योंकि उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो दर्शन उन्होंने अच्छे से पढ़े हैं, और क्योंकि वो दर्शन पढ़ाते भी हैं, तो पूरे दर्शन पढ़ने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि अब वो प्रोफेसर हैं दर्शन के, तो भैया अब सारे ही उन्होंने पढ़े हैं, और सारा पढ़ के जो समझ में आता है वो खिचड़ी जैसा हो जाता है, कुछ क्लियरिटी नहीं रहती कि आखिर ये चाहता क्या है, मनुष्य है क्या, आखिर ये क्या करें इसका। तो अब तक आप देख सकते हो कि जब आदमी के बारे में दर्शन क्लियर ही नहीं है, तो भैया जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं, राजनीति बना रहे हैं, समाज शास्त्र लिख रहे हैं, परिवार शास्त्र लिख रहे हैं, शिक्षा शास्त्र लिख रहे हैं, उनसे गलती होना स्वाभाविक है। वो सही राजनीति का निर्माण नहीं कर सकते। कैसे करेंगे बताओ, जब मालूम ही नहीं है कि आदमी है क्या चीज। क्योंकि राजनीति तो आदमी के लिए है ना। उद्देश्य क्या है राजनीति का, कि आदमी को वो नर्चर करें, आदमी की देखभाल करें, आदमी के लिए बनाए। कोई कह रहा है आदमी खराब चीज है, उसको नियंत्रित करके रखना है ना। आपने सुना होगा शाम दाम दंड भेद, राजनीति के ये चार स्तंभ हैं। आज तक की राजनीति क्या है, शाम दाम दंड भेद। शाम माने समझाना ऐसे करके कि देखो ये चीजें सही है इन्हें करो, ये चीजें गलत है इन्हें करो। वो क्या करना चाहता है उससे कोई मतलब नहीं उनको, अपने से तय कर लिया है बिना आदमी को जाने ढंग से कि ये करना चाहिए, ये सही है इसके लिए और ये गलत है। ये ऐसे ही है जैसे कि रोग को जाने बिना डॉक्टर तय कर ले कि इसके लिए ये दवाई देना सही है, ये खाना खिलाना सही है, ये खाना खिलाना सही नहीं है, बिना रोग को जाने। ये कुछ इस प्रकार का है कि आदमी को ठीक ढंग से आज तक जाना नहीं गया, और उसके लिए व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया गया। अब वो मजबूरी भी थी, क्योंकि भाई जितनी नॉलेज होगी उसी से प्रयास करना होगा, और कुछ कर भी नहीं सकते। माने ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, क्योंकि आदमी जिस चीज के बारे में जितना ज्ञानी होगा उस आधार से तो रिएक्ट करेगा ही ना, उस आधार से तो व्यवस्था करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। तो अब तक की राजनीतियां अब तक के दर्शन के हिसाब से चलती गई। जैसे जैसे जिस युग में जो दर्शन प्रभावी हुआ, जो दर्शन लोगों को ज्यादा लगा कि हाँ ये ज्यादा सही है, तो उस दर्शन उस समय की राजनीति ने भी उस हिसाब से निर्णय लिया, और ऐसे चलते चलते यहाँ तक आ पहुंची है जहां तक अभी हम लोग आप लोग हैं। परिणाम पीछे के हम सबको पता ही है, युद्ध विभीषिका मार काट गरीबी
हिरसंस, चोर, डकैती, ये सब होते आए है ना। अभी तक इनसे पूर्णतया छुटकारा नहीं मिला है। आंशिक आंशिक कुछ एक चीजें छुटकारे में आई। इसका मतलब है कि जितना जितना ज्ञान बढ़ा है उतना उतना कुछ कुछ ठीक हुआ है टाइप का। ये अभी तक की राजनीति की स्थिति है। कारण मैंने आपको इसका बता दिया क्या है कि अभी तक दर्शन ही क्लियर नहीं, अभी तक यही नहीं पता है कि आदमी है क्या चीज भाई। अब और एक दूसरी दृष्टि से आपको मैं समझाऊं कि कुल मिला के अगर ये सबकी आप बात सुने सारे दर्शनों की, तो उनका ऐसा कहना है कि आदमी जो है वो भाई कुछ भी हो सकता है, वो झूठा, बेईमान, लुटेरा, धोखेबाज, अपराधी आदि आदि, ऐसा समझ के कि ये कुछ भी बन सकता है। इसके बारे में कुछ स्पष्ट कहना ठीक नहीं है। ये कोई ईमानदार भी हो सकता है, ये कोई बेईमान भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। बल्कि झूठा कपट ऐसे ही ज्यादा लोग होंगे, सच्चा बच्चा तो कोई एक आध युधिष्ठिर, कोई एक आध कोई बच्चा, कोई एक आध कभी कभार, है ना। माने ओवरऑल बहुमत में आदमी को झूठा, बेईमान, लुटेरा, धोखेबाज, अपराधी ऐसा समझ के और उसे कंट्रोल करने के लिए राजनीति बनाई कि भाई ये है तो ऐसा, अब ऐसे कोई ही कुछ करके और कुछ व्यवस्था चलानी है टाइप का। तो आप देखेंगे कि दंडों पे बहुत जोर है। जैसे आप जब संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें दंड प्रक्रिया और इसका ये दंड और उसका ये दंड एक लंबा, मतलब में भी हो सकता है आधे से ज्यादा संविधान इसी बात से भरा पड़ा होगा। जो आईपीसी की धाराएं हैं उन्हीं से भरा पड़ा। आदमी को क्या फायदा फायदा पहुंचा दे, ये वाला हिसाब तो बहुत कम होगा अगर आप उसको पढ़ेंगे।